सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था भौतिक विभाग, और भौतिक विभाग में हम लोग पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, कल हमने देखा कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला आपका उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली और फिर दक्षिणी अरावली। हम दक्षिणी अरावली पढ़ रहे थे मित्रों। तो आइए अब बात करते हैं अपने इसी दक्षिणी अरावली के कुछ एक दर्रों की। दक्षिणी अरावली के कुछ एक दर्रों की। तो इसके एक आसान सी ट्रिक है मित्रों इन दर्रों को याद रखने की। सबसे पहले तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है मित्रों कि कौन सा दर्रा कहां पर है। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो उत्तरी अरावली के जिले हैं उनको बाहर कर देना। उत्तरी अरावली के जिलों को बाहर कर देना, क्योंकि उत्तरी अरावली के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पर एक भी दर्रा नहीं था। उसके बाद मध्य अरावली में दर्रे थे, और उसके बाद आपका जो दक्षिण अरावली है यहाँ पर दर्रे। तो ये देसी ट्रिक के साथ इसे पढ़ते हैं मित्रों अपने कि सोम काम दे या गोर दे, बुढ़ा हाथी ने केवड़ा ले गया, फुलवारी की नाड़ में पागल हो गया ला गया। यानी आजकल जो ये कोरोना वाली बीमारी चल रही है, तो कोई बंदा सोम के पास जाता है और बोलता है कि सोम या तो काम दे, कोई काम दे, बेला बैठा करे, या तो कोई काम दे या मेरे का नहीं अब गौर कर ले, मतलब की भी शादी। तो सोम काम दे या अब गौर दे, और बुढ़ा हाथी तो केवड़ा ले गया। मैं कहता तो एक जुगाड़ काम और बुढ़ो हाथी, और बिना केवड़ा ले गया फुलवारी की नाड़ में, पागल हो गया ला गया। अब कोरोना और तो कोई मिलियो को नहीं बन केवड़ा के ले गया, बुढ़ा हाथी ले गया। तो बस ये ट्रिक है छोटी सी कि सोम काम दे या गौर दे, सोम काम दे या गौर दे, बुढ़ा हाथी तो केवड़ा ले गया फुलवारी की नाड़ में, पागल हो गया ला गया। अब देखिए इससे कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सोम से बनाएंगे मित्रों सोमेश्वर नाल दर्रा, सोमेश्वर नाल। और दूसरा काम से आपको बनाना मित्रों कामली घाट, काम से कामली घाट, दे से देसुरी घाट, और गौर से गौरम घाट, दूसरे दे से देबारी। और फिर बुढ़ा हाथी, यहाँ पर बुढ़ा से आपको पढ़ना है मित्रों गुड्डा, बुढ़ा से पढ़ना है गुड्डा। और हाथी से 2 दर्रे बनाएंगे मित्रों। एक तो आपका हो जाएगा हाथी दर्रा डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा आपका हाथी गुड्डा, हाथी गुड्डा। तो एक तो हो जाएगा डायरेक्ट हाथी दर्रा और एक बनाएंगे हाथी गुड्डा। तो हाथी गुड्डा और हाथी दर्रा। हाथी गुड्डा कहां पर है? राजसमंद में। हाथी दर्रा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। फुलवारी की नाल, ये भी आपका उदयपुर के अंदर ही है। पगलिया नाल या जिलवा की नाल, ये मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य है, यानी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला एक दर्रा है मित्रों। तो ये कुछ एक दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं मित्रों। सोमेश्वर की नाल दर्रा, कामली घाट दर्रा, देसुरी घाट, गोरम घाट, देबारी, हाथी गुड्डा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और पगलिया नाल या जिलवा की नाल कहा जाता है। आइए इसको एक मैप की तहत समझते हैं कि कौन सा दर्रा कहां पर किस प्रकार से है मित्रों, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो मित्रों यहां पर ये तो आपका उदयपुर, और ऊपर ये इस साइड में आपका गोगुंदा, उदयपुर और गोगुंदा। हमने पढ़ा था कि उदयपुर के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं मित्रों, और ये जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से गुजरने का जो तंग रास्ता है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। यदि आपको चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आना हो, मित्रों चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा आना हो, तो आप जिस दर्रे से होकर के आओगे, यहां पर जो ये दर्रा पड़ता है मित्रों, इस दर्रे का नाम है देबारी दर्रा। कौन सा दर्रा? ये देबारी दर्रा। यदि चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा जाओगे तो कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? देबारी दर्रे से। और यदि यहां से आगे जाना हो, या गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही जाना हो, या पिंडवाड़ा सिरोही से गोगुंदा आना हो, तो यहां पर कौन सा दर्रा है मित्रों? तो ये आपका हाथी दर्रा। भी याद रखना, हाथी गुड्डा नहीं है, ये हाथी दर्रा है मित्रों। चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा देबारी, गोगुंदा से सिरोही यानी पिंडवाड़ा सिरोही जाना हो तो कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा है मित्रों। उसके बाद यदि आपको इधर जयसमंद से उदयपुर आना हो, या उदयपुर से जयसमंद जाना हो, तो जिस दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा वो दर्रा कौन सा है? केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। और यदि आपको उदयपुर से आमेट आना हो मित्रों, उदयपुर से आमेट आना हो, तो जिस दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा, ये जो वाला जो दर्रा है, इसका नाम क्या है मित्रों? फुलवारी की नाल। कौन से दर्रे से आना पड़ेगा? उदयपुर से आमेट आएंगे तो फुलवारी की नाल से होकर के आना पड़ेगा मित्रों। ये हमने उदयपुर के चारों ओर जो
उदयपुर के चारों ओर जो दर्रे बने हुए ये पढ़ा है हमने कि चित्तौड़ से गोगुंदा देवारी और गोगुंदा से पिंडवाड़ा सिरोही हाथी दर्रा, जयसमंद से उदयपुर केवड़ा की नाल और उदयपुर से आमेट या आमेट से उदयपुर फुलवारी की नाल। अब देखिए इसी प्रकार से पाली, अब जब पाली है इसके चारों ओर भी इसी प्रकार से पहाड़ियां बनी हुई है मित्रों। तो पाली जो है यदि आपको यहां से पाली से आमेट आना हो या आमेट से आगे पाली जाना हो तो कौन से दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा? देसूरी की नाल, देसूरी की नाल दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा यदि आमेट से पाली जाते हो या पाली से आमेट आते हो। और यदि आपको पाली से रणकपुर जाना हो या रणकपुर से पाली आना हो तो कौन सा दर्रा आता है मित्रों? सोमेश्वर दर्रा। कौन सा दर्रा आएगा? सोमेश्वर दर्रा। इसी प्रकार से यदि आप लोगों को पाली से ब्यावर जाना हो, पाली से ब्यावर जाना हो मित्रों, तो जिस दर्रे से होकर के निकलते हैं इस दर्रे का नाम है बरघाट। इस दर्रे का नाम क्या है? बरघाट। और यदि आगे ब्यावर से अजमेर जाना हो, ब्यावर टू अजमेर, ब्यावर से अजमेर जाना हो तो यहां पर पहला जो आएगा मित्रों दर्रा वो कौन सा आएगा? शुरा घाट। और दूसरा जो दर्रा आएगा वो कौन सा आएगा? आपका शिवपुरी। तो ये कुछ अलग अलग दर्रे हैं मित्रों दक्षिणी अरावली के दर्रे। अब कुछ एक चोटियां पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अपने मैदानी प्रदेश। तो मित्रों अब पढ़ेंगे अपने अरावली की चोटियां एक नई ट्रिक्स के साथ, अभी इजाद किया बनाई है मैंने। तो अरावली की चोटियां, तो अरावली की चोटियों को मित्रों कौन से क्रम में पढ़ेंगे? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही। मित्रों यहाँ पर कुछ एक बंदे जैसे आज मैं टेस्ट ले रहा था तो एक कमेंट आया था कि आरोही अवरोही क्या लफड़ा होता है, समझ से बाहर है। तो मित्रों आरोही जो मैथ में आता वही तो है ये आरोही और अवरोही। एक शब्द होता है आपका आरोही, आरोही छोटा है और अवरोही ये देखो बड़ा शब्द है। आरोही तीन ही अक्षर है तो छोटा हो गया और ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बड़ा है वो तो जाएगा छोटे की ओर और जो छोटा है वो जाएगा बड़े की ओर। मतलब जिसके पास जो चीज नहीं है वो चीज प्राप्त करेगा। आरोही छोटा है तो ये किस ओर जाएगा? बड़े की ओर। आरोही छोटा है तो किस ओर जाएगा? बड़े की ओर। मतलब खुद छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। अवरोही शब्द बड़ा है तो खुद बड़ा है तो किस ओर जाएगा? छोटे की ओर, यानी घटता हुआ क्रम। ये तो क्या हो गया फिर? बढ़ता हुआ क्रम। और ये क्या हो गया? घटता हुआ क्रम। तो अपने कौन से क्रम में पढ़ेंगे? अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। आरोही सबसे बड़ा है तो सबसे पहले लिखेंगे वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो आइए एक ट्रिक जो इजाद किया वो पढ़ेंगे कि गुरु जो होता है मित्रों वो शेर दिल होता है। गुरु जो होता है वो शेर दिल होता है। जरा सी हलचल क्या कर दी कुंभा ने। गुरु जो होता है वो शेर दिल होता है, जरा सी हलचल क्या कर दी कुंभा ने। गुरु तो रघु बन गए, गुरु तो रघु बन गए। और जो रघु थे यानी श्री राम जो थे, रघु जो थे वो ऋषि भी बन गए थे। रघु जो थे, राम जो थे वो तो ऋषि भी बन गए थे। और ऋषि बनकर के उन्होंने माता रानी की उपासना की और रामनवमी के दिन उन्होंने माता को कमल चढ़ा दिया था, माता को कमल चढ़ा दिया था। और कमल चढ़ाने के बाद सजन बन गए थे। कमल चढ़ाने के बाद क्या बन गए? सजन बन गए। दोबारा सुनना कि गुरु जो होता है वो शेर दिल होता है। गुरु जो होता है वो शेर दिल होता है। जरा सी हलचल क्या की कुंभा ने। गुरु तो रघु बन गए, रघु बन गए, ऋषि बन गए, रघु बन गए, ऋषि बन गए। और ऋषि बनकर के कमल चढ़ा दिया, कमल का फूल चढ़ा दिया तो सजन बन गए। कमल का फूल चढ़ा दिया उसके बाद क्या बन गए? सजन बन गए। और इसी में एक छोटी सी ट्रिक्स और रहेगी कि मोर खो खाता है। मोर तो क्या खाता है मित्रों? खो खाता है। और जो शायरा है ये तारा को देख करके बिलबिलाती है भी रोजाना। मोर खो खाता है और शायरा तारा को देख करके बिलबिलाती है रोजाना। कौन बिलबिलाती है? शायरा किसको देख करके? तारा को देख करके, क्योंकि तारा सुंदर है तो इस तारा को देख करके रोजाना बिलबिलाती है। तो ट्रिक्स क्या हो गई कि गुरु शेर दिल होता है। गुरु जो होता है वो शेर दिल होता है। जरा सी हलचल क्या की कुंभा ने। गुरु तो रघु बन गया, ऋषि बन गया, रघु बन गया, ऋषि बन गया। उसके बाद कमल चढ़ा दिया तो क्या बन गया? सजन बन गया। और मोर खो खाता है। मोर खो खाता है। शायरा तारा को देख करके बिलबिलाती है रोजाना। शायरा तारा को देख करके बिलबिलाती है रोजाना। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। सबसे पहले गुरु से बनाना मित्रों, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही के अंदर। ऊंचाई कितनी है? 1722।
या 1727, दोनों ही आती है, लेकिन याद रखना दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएगी, नो डाउट। तो या तो 1722 आएगा या 1727 आएगा। शेर, शेर से क्या बनाना आपको, शेर, और ये कहां पर है, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में 1442। दिल से बनाना आपको दिलवाड़ा या दिलवाड़ा। जरा से हो जाएगा आपका जरगा, जरा से जरगा। जरासी हलचल, हलचल से बनाना आपको अचलगढ़, हलचल से अचलगढ़ बनाना है मित्रों। यहां पर हलचल से क्या बना दिया हमने, अचलगढ़। जरासी हलचल क्या की, कुंभा, कुंभा, कुंभा से कुंभलगढ़। कुंभा ने जरासी हलचल क्या की, कुंभा ने गुरु तो क्या बन गया, रघु बन गया, ऋषि बन गया, कमल, और उसके बाद कमल चढ़ाया तो कुंभा से कुंभलगढ़ रघु बन गया, रघुनाथगढ़ ऋषि बन गया, ऋषिकेश, कमल चढ़ा दिया कमलनाथ, और फिर क्या हो गया, सजन बन गया तो सजनगढ़। उसके बाद मोर खो खाता है, मोर खो खाता है, और सायरा जो है वो तारा को देख करके बिल बिलाती है रोजाना। तो मोर से मोरमजी, मोरमजी या टोडगढ़ जो अजमेर में है, मोरमजी या टोडगढ़। खो से खो जो जयपुर के अंदर है, सायरा से सायरा, और तारा से तारा। बिल बिलाती है, बिल बिलाती है से बिलाली, बिल बिलाती है से बिलाली। रोजाना से रोजा बाकर, रोजाना से रोजा बाकर। तो मित्रों ये चोटियों का आपका अवरोही क्रम है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में अवरोही क्रम ही पूछा जाए, आरोही क्रम भी पूछ सकता है। और जो अवरोही या आरोही क्रम पूछा जाए उसके अंदर जरूरी नहीं कि वो या तो ऊपर से उठाए या फिर लास्ट से उठाए, कहीं से भी 4 चोटियां उठाई जा सकती है। जैसे मान लिया कि आपका क्वेश्चन है कि निम्न चोटियों को अवरोही क्रम में लिखो, निम्न चोटियों को अवरोही क्रम में लिखो। आपके पास चोटियों के नाम दे दिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर। दूसरा आपके पास ऑप्शन दे दिया जरगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया जरगा। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको तारागढ़, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको मित्रों खो। अब ना तो ये ऊपर से क्रम है और ना ही नीचे की ओर से क्रम है, लेकिन आपको इन चारों को क्रम के अनुसार बताना है मित्रों। कौन से क्रम में बताना है, तो अवरोही क्रम में। अवरोही शब्द क्या हो गया, बड़ा, आरोही छोटा और अवरोही बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो बड़ी है वो। तो सबसे बड़ी तो कौन सी है मित्रों, इनमें से गुरु शिखर। अभी हमने पढ़ा कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1727 या 1722, 1727 या 1722 मीटर। 2 नंबर पर दिया है मित्रों जरगा। जरगा अभी हमने पढ़ा कि 1431 मीटर है। उसके बाद पढ़ा मित्रों तारागढ़, तो तारागढ़ 873 मीटर है। और खो जो मित्रों आपकी जयपुर के अंदर है, ये कितनी है, 920। अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर, घटता हुआ क्रम सबसे पहले बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा मित्रों, गुरु शिखर। 1 नंबर पर तो आएगा गुरु शिखर, 2 नंबर पर आ जाएगा आपका जरगा, तो 3 नंबर पर खो आएगा, 4 नंबर पर तारागढ़। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, जरगा, खो, तारागढ़। गुरु शिखर, जरगा, खो, तारागढ़। तो इस प्रकार से बस, चाहे आपका ये याद ना हो, ये तो केवल 2 ऊपर वाले की 2 लास्ट वाले की, ये जो नॉर्मल होते हैं वो ही याद करने हैं। बाकी सभी को इसी ट्रिक से याद रख लेना। जब भी एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और आपको पता है लगभग यहां से क्वेश्चन आता रहता है मित्रों। तो ये थी आपके अरावली की चोटियां। अब पढ़ेंगे अरावली व राजस्थान की अन्य कुछ एक प्रमुख पहाड़ियों को पढ़ेंगे मित्रों। तो आइए, पहाड़ी का नाम, एक छोटी सी ट्रिक है मित्रों। यदि किसी भी पहाड़ी का नाम देकर के उसके साथ बाकर या बाकरी शब्द आ जाए तो समझ लो वो कहां पर है, जैसलमेर। यानी किसी भी पहाड़ी के नाम के साथ बाकर या बाकरी आएगा तो कहां पर है वो बाकर या बाकरी, जैसलमेरी है। कहां की है, जैसलमेरी है। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर, तो ये जो पहाड़ियां वो कहां पर है, फिर जैसलमेर में। किसी भी पहाड़ी के नाम के साथ बाकर या बाकरी तो जैसलमेर लेकर जाएंगे उसे, और किसी भी पहाड़ी के साथ मगरा या मगरी है तो उदयपुर। मगरा या मगरी है तो कहां का है, उदयपुर के अंदर है। भी मोती मगरी याद रखना, एक मोती मगरी है और एक मोती डूंगरी है मित्रों। मोती मगरी आए तभी उदयपुर करना है, क्योंकि उदयपुर में मगरा या मगरी है। जैसे हिरण मगरी, मछली मगरा,
मछली मगरा जो पिछोला झील के किनारे मित्रों, यहां पर दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है सन 2008 में, दूसरा रोपवे। और तीसरा जो है मित्रों ये पुष्कर अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी पर स्थित पुष्कर अजमेर में सावित्री माता के मंदिर के पास ये तीसरा रोपवे है। तो मित्रों आज के वीडियो के अंदर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो एक नहीं दो क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब ये दूसरा रोपवे है और ये पुष्कर के अंदर सावित्री माता के मंदिर के पास नाग पहाड़ी पर जो ये तीसरा रोपवे है तो पहला रोपवे कौन सा है, पहला रोपवे कौन सा है, पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो हम अभी पीछे पढ़ करके आए थे कि उदयपुर के चारों ओर यहां पर हमने दर्रे पड़े थे, इस प्रकार से आकृति बनाई थी। तो यहां पर जो मित्रों ये पहाड़ियां बनी हुई है तो इस पहाड़ी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है। दो क्वेश्चन आपके पास, और जितने भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं प्लीज 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 दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करना। पहला तो कि पहला रोपवे बताना आपको, और दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि जो उदयपुर के चारों ओर जो दर्रे हैं यानी जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। मुझे वेट रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों के आंसर का, तो जरूर 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 आंसर देंगे। और जितने भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार के मजेदार वीडियो ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपने। तो किसी भी नाम के साथ, किसी भी पहाड़ी के नाम के साथ बाकर बाकरी मतलब जैसलमेर, मगरा मगरी, मगरे तो उदयपुर के ठीक थे भी, तो मगरा या मगरी ये सा शब्द आ जाए तो समझ लो उदयपुर में, डूंगरी या डूंगरी आ जाए तो जयपुर में भी, डूंगरी या डूंगरी आ जाए तो जयपुर के अंदर मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, झलाना डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, ये जो डूंगरी शब्द आता है वो सारी की सारी कहां पर है मित्रों, जयपुर के अंदर है। कुछ एक ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पर स्थित है, जैसे हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी पर शिवाना दुर्ग स्थित है बाड़मेर में। हल्देश्वर की पहाड़ी पर शिवाना दुर्ग कहां स्थित है तो बाड़मेर में। चिड़िया टूक गढ़ दुर्ग जो मोर की आकृति का बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, कहा मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक गढ़ दुर्ग कहा जाता है इसे मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये जोधपुर के अंदर बना हुआ है, कहां पर, जोधपुर के अंदर। दुर्ग को चिड़िया टूक गढ़ दुर्ग कहा जाता है। और पहाड़ी का नाम है मित्रों चिड़िया टूक, पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को चिड़िया टूक गढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। मोर की आकृति होने के कारण मोर ध्वज, मयूर ध्वज कहा जाता है। तो ये दोनों तो इसके नाम है मित्रों, चिड़िया टूक गढ़ और मेहरानगढ़ दुर्ग। पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर कहां पर स्थित है, जोधपुर में। त्रिकूट पहाड़ी पर सोनार का किला स्थित है मित्रों, जैसलमेर में। और त्रिकूट पर्वत पर केला देवी का मंदिर स्थित है मित्रों, करौली के अंदर, यादव वंश की कुल देवी केला देवी। अब कुछ एक पहाड़ियां हैं जिनकी अलग अलग आकृतियां हैं और अपने अपने क्षेत्र में पाई जाती है। जिस प्रकार से पूछ लिया जाए कि गोलाकार पहाड़ियां कहां पर मिलती है तो बाड़मेर। गोलाकार पहाड़ियां कहां प्राप्त होगी, बाड़मेर में। हाथी की नाल की आकृति की पहाड़ियां तो आपका आंसर रहेगा 12। और तस्त्री नुमा आकृति वाली पहाड़ियां तो उदयपुर। और अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर। तो इसी के साथ मित्रों आपका टॉपिक पूरा होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसी के साथ मित्रों आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश का टॉपिक जो है पूरा होता है। और अब पढ़ेंगे अपने मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश बहुत ही अच्छी भूमिका रहती है मित्रों मैदानी प्रदेश की, एक रुचिकर टॉपिक आपका मैदानी प्रदेश, पढ़ने लायक टॉपिक है मैदानी प्रदेश। तो आइए वो पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे मित्रों अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो भौतिक विभाग पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश सबसे पहले तो उत्पत्ति ही पढ़ेंगे। तो इसकी जो उत्पत्ति है मित्रों वो मानी जाती है प्लेस्टोसीन काल। प्लेस्टोसीन काल जो नूतन महाकल्प का एक भाग है मित्रों, प्लेस्टोसीन काल। तो प्लेस्टोसीन काल या नूतन महाकल्प के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसे नियोजोइक एरा भी कहा जाता है मित्रों। नूतन महाकल्प जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है तो नियोजोइक एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुई थी। प्रारंभ में गंगा व यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी या जलोढ़ों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है मित्रों।
यानी जो उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर इस मैदान की बात करें अपने कि इस मैदान का जो निर्माण है वो प्रारंभ में प्राचीन काल के अंदर गंगा और यमुना के द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ों से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ जो जलोढ़ बहा करके लाए गए थे उसका धीरे धीरे जमाव होता गया, जिससे यहाँ पर एक मैदानी एरिया बन गया और उसी मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। मित्रों आइए इसके विस्तार के बारे में चर्चा करें कि इसका विस्तार कितना है। तो मित्रों इसका जो क्षेत्रफल है ये तो है 23.6%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.6% है, जबकि जनसंख्या मित्रों यहां पर लगभग 40% या 39 लिखा जाता है और राउंड फिगर में जिसे 40% लिखा जाता है। तो जनसंख्या देखो 40% निवास करती है और क्षेत्रफल कितना है 23.6%। मतलब क्षेत्रफल के अनुपात में जो जनसंख्या वो काफी ज्यादा है, जो पार्ट हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी अपेक्षा। जिले पूछ लिया जाए तो लगभग मुख्य रूप से 10 जिले हैं वो काउंट किए जाते हैं इसके अंतर्गत। आइए इसकी विशेषता पढ़ते हैं। तो मित्रों इसकी जो विशेषता वो सारी की सारी ऊपर से ही हमें निकालनी है। हमने पढ़ा कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा भाग है? सबसे पहले तो पूर्वी मैदानी प्रदेश सबसे उपजाऊ किस प्रकार से है, क्या रीजन है कि ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है? क्योंकि यहाँ पर गंगा व यमुना के द्वारा लाए गए जलोढ़ों का जमाव है। मित्रों गंगा यमुना के द्वारा लाए गए जलोढ़ों का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र क्या है? सबसे उपजाऊ है। और जब ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा तो सबसे ज्यादा कृषि की संभावना भी कहां पर होगी मित्रों? इसी क्षेत्र में। तो सर्वाधिक कृषि की संभावना भी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। और जब सर्वाधिक कृषि पाई जाएगी, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होगी, तो मित्रों वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यही कारण है कि यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जो विशेषताएं हैं वो तो ऑटोमेटिक ही हमें पता चल जाती है। जैसे ही नाम लिया जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश तो अपने दिमाग में आ जाता है कि सबसे उपजाऊ प्रदेश, और सबसे उपजाऊ प्रदेश होगा तो इसका रीजन क्या है कि वहां पर गंगा व यमुना के द्वारा लाए गए जलोढ़ों का संचय किया गया, जलोढ़ों का जमाव है। हालांकि वर्तमान में अपने राजस्थान की जो प्रमुख 3 नदियां हैं उनके द्वारा इस भूमि का संचय किया जाता है, लेकिन प्रारंभ में यहां पर जो जलोढ़ बहा करके लाए गए थे वो गंगा और यमुना के द्वारा लाए गए थे, उसका उपजाऊ क्षेत्र है। तो क्षेत्र जब उपजाऊ होगा तो कृषि की संभावना अधिक होगी। जब कृषि की संभावना अधिक होगी तो जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। जनसंख्या ज्यादा होगी तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र भी कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है मित्रों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला। और सर्वाधिक कम जनघनत्व वाला क्षेत्र हम पढ़ के आए थे प्रारंभ में पूर्वी जो मरुस्थलीय प्रदेश था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो था वो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला था, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है मित्रों। आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है उसके प्रकार किस प्रकार से, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। जलोढ़ों के प्रकार, तो जलोढ़ों के प्रकार मित्रों इस प्रकार से, यानी प्रारंभ में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था टर्शियरी काल के अंदर, टर्शियरी काल जो था उस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय से अनेक नदियां निकली थी, और जब अनेक नदियां निकली तो उन्हीं में से गंगा यमुना थी जो अपने साथ ये जलोढ़ वगैरह बहा करके लाई थी। तो इस प्रकार से हिमालय से जब ये नदियां निकल कर आई मित्रों तो अपने साथ ये कंकर मिट्टी वगैरह अपने साथ बहा करके लाई। तो जो कंकड़ वगैरह बहा करके लाई गई मृदा थी, यानी कंकर और पत्थर वाली जो मृदा थी मित्रों, इसे तो नाम मिला भाबर। कंकर और पत्थर वाली जो मृदा है इसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। और उसके बाद आगे जो दलदली भूमि होती है मित्रों, जो दलदली मृदा होती है, इस दलदली मृदा को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है। दलदली मृदा को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और उसके बाद जो ये कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमि होती है मित्रों, जहां पर जलोढ़ों का जमाव होता है, यानी प्राचीन जलोढ़ मृदा जहां पर होती है, तो जो प्राचीन जलोढ़ मृदा जहां पर होती है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा उसे। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसे क्या बोलेंगे मित्रों? खादर।
जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसे क्या बोलेंगे? खादर। नॉर्मल क्वेश्चन आते रहते हैं, बांगर क्या है, खादर क्या है, भाबर क्या है, तराई क्या है, तो इसे ढंग से यहां से समझ लेना मित्रों कि जब हिमालय से नदियां जो निकल कर आई या किसी भी पर्वतमाला से जो नदियां निकलती है उनके द्वारा जो कंकड़ वगैरह बहा करके लाए जाते हैं, जो कंकड़ पत्थर वाली जो मृदा होती है उसे तो क्या नाम दिया जाता है? भाबर नाम दिया जाता है। और जो आगे चलकर थोड़ा नीचे क्षेत्र होता है जहां पर दलदली भूमि होती है, तो जो दलदली भूमि होती है तो दलदली उस मृदा को क्या कहा जाएगा? तराई कहा जाता है मित्रों। और उसके बाद ऊपर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बांगर कहा जाता है। और उसके बाद आगे जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे क्या बोलेंगे मित्रों? तो उसे कहा जाता है खादर कहा जाता है। सर्वाधिक बांगर जो है ये लूणी बेसिन में पाए जाते हैं मित्रों, सर्वाधिक बांगर लूणी बेसिन में और सर्वाधिक खादर चंबल बेसिन में। अब लूणी बेसिन और चंबल बेसिन क्या है? तो मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश के ही भाग हैं। आइए इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, यहां पर आ जाएगी ये सारी की सारी जो कहानी है वो। तो मित्रों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला चंबल बेसिन, कौन सा? चंबल बेसिन। और दूसरा बनास गंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास गंगा बेसिन और माही बेसिन। कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने इसे? 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश को। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन यानी बनास और बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन की विशेषता है बीहड़, चंबल बेसिन की विशेषता बीहड़। इसी प्रकार से बनास व बाणगंगा बेसिन की जो विशेषता है वो क्या रहेगी? पीडमांट का मैदान, दूसरा खिराड़ प्रदेश और तीसरा रोही का मैदान। एक एक चीजों को पढ़ेंगे मित्रों, इनको बहुत ही रुचिकर होने वाला है ये आगे टॉपिक कि बीहड़ क्या है, कैसी बीहड़ों का निर्माण हुआ, किनकी शरणस्थली है बीहड़ वगैरह, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पीडमांट का मैदान इसे पढ़ेंगे बनास बाणगंगा बेसिन के अंदर, खिराड़ प्रदेश भी यहीं पर पढ़ेंगे और रोही का मैदान। ये जो विशेषता ये बनास बाणगंगा बेसिन की है। इसी प्रकार से माही बेसिन, इसकी विशेषता मित्रों छप्पन का मैदान, कांठल का प्रदेश और वागड़ प्रदेश। ये जो विशेषता ये कौन से क्षेत्र की रहेगी? माही बेसिन की, बनास बाणगंगा बेसिन की, पीडमांट का मैदान, खिराड़ प्रदेश, रोही का मैदान और चंबल की विशेषता रहेगी चंबल बेसिन की बीहड़। थोड़ा सा एक बार फिर से शुरू से बता देता हूं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल पूछ लिया जाए तो प्लीस्टोसीन काल जो है वो इसका प्लीस्टोसीन काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो नूतन महाकल्प का एक भाग है मित्रों, नूतन महाकल्प का एक भाग है। इसका दूसरा नाम इसे नियोजोइक एरा के नाम से भी जाना जाता है, या ये बोलें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण प्राचीन काल के दौरान गंगा व यमुना के द्वारा बहाकर के लाए गए जलोढ़ों से निर्माण हुआ था पूर्वी मैदानी प्रदेश का। क्लियर कहानी। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जलोढ़ मृदा है, और जब जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा को सबसे उपजाऊ मृदा कहा जाता है। और जहां पर सबसे उपजाऊ मृदा होगी वहां पर कृषि ज्यादा होगी, जहां पर कृषि की संभावना ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जनघनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जलोढ़ मृदा का अन्य नाम जैसे दोमट मृदा भी कहा जाता है मित्रों। इसी जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा कहा जाता है, कांप कहा जाता है, या इसे एल्फी सोल कहा जाता है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों? एल्फी सोल वैज्ञानिक नाम है, दोमट और कांप इसके अन्य नाम है मित्रों। तो यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करते हैं तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद की जलोढ़ मृदा जो है उसके प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से निर्माण होता है? तो जैसे पहाड़ों से नदी बहकर के आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेकर के आती है, मिट्टी भी लेकर के आती है। जो कंकड़ पत्थर होते हैं उस कंकड़ पत्थर को तो कहा जाता है भाबर। उसके आगे जो दलदली भूमि होती है, रेतीली जो भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, उसे कहा जाता है मित्रों आपका तराई क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र। और उसके बाद ऊपर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है उसे कहा जाता है बांगर कहा जाता है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। सर्वाधिक बांगर लूणी बेसिन की विशेषता है, सर्वाधिक खादर जो है ये आपकी चंबल बेसिन की विशेषता है। फिर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन में क्या पढ़ना है हमें? बीहड़ पढ़ने हैं, अभी चंबल के बीहड़ पढ़ने हैं। बनास बाणगंगा बेसिन में पीडमांट का मैदान पढ़ना है, खिराड़ प्रदेश पढ़ना और रोही का मैदान। इसी प्रकार से माही बेसिन में छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश पढ़ने हैं। तो अब पढ़ेंगे अपने चंबल बेसिन। तो मित्रों चंबल बेसिन जो है अभी पढ़कर आए थे कि इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो इस क्षेत्र की विशेषता है मित्रों बीहड़।
सर्वाधिक बीहड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर बीहड़ क्या होता है। तो बीहड़ का मतलब ये होता है मित्रों कि यहाँ पर मित्रों एक नदी है जो है आपकी चंबल, क्योंकि अपने चंबल बेसिन क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ से जो नदी बहती है ये कौन सी है मित्रों, चंबल नदी। और जो चंबल नदी है मित्रों ये जब ज्यादा उफान पर होती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा उफान के ऊपर होती है, तो इस नदी का जो जल है मित्रों वो यहाँ से इसके किनारों पर आगे दूर तक फैल जाता है। और जब इसका जल जो है वो आगे दूर तक फैल जाता है मित्रों दोनों किनारों पर, और जैसे ही नदी के अंदर जल वापस कम हो जाता है तो जो जल किनारों से दूर गया था वो जल अब वापस क्या करेगा, नदी के अंदर आएगा। यानी जब चंबल नदी उफान पर होती है तो इसका जल बाहर निकला और चारों तरफ फैल गया, और जैसे ही नदी के अंदर पानी कम हुआ तो ये जल क्या होगा, वापस नदी के अंदर आएगा। और जब ये जल वापस नदी के अंदर आएगा मित्रों तो अपने साथ कंकड़ पत्थर जो है वो बहा करके लेकर आएगा। और जब अपने साथ ये कंकड़ पत्थर बहाकर लेकर आएगा तो इस प्रकार से यहां पर कंदराओं का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होगा, कंदराओं का निर्माण हो जाएगा, या इसे कहा जाता है अवनालिका। इसे क्या नाम दिया जाता है मित्रों, अवनालिका नाम दिया जाता है, और इसे अवनालिका अपर्धन कहा जाता है। अवनालिका अपर्धन कहा जाता है मित्रों। तो इस प्रकार से जब अवनालिका अपर्धन होता है मित्रों तो यहां पर इस प्रकार से उबड़ खाबड़ आकृति बन जाती है। इस आकृति को तो कहा जाता है मित्रों उत्खात स्थला आकृति। क्या कहा जाता है, तो उत्खात स्थला आकृति कहा जाता है मित्रों इस क्षेत्र को। और यहां पर जो ऊपर का भाग है इसे कहा जाता है डांग। ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। और जो निम्न क्षेत्र बनता है इसे क्या कहा जाता है मित्रों, तो इसे कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, बांगर। अभी पढ़कर आए थे बांगर कौन से क्षेत्र की विशेषता है, तो चंबल बेसिन की विशेषता क्या है, बांगर। तो यहाँ पर डांग और बांगर का निर्माण हो जाता है। अब क्वेश्चन था अपना कि बीहड़ क्या होता है। तो मित्रों इस प्रकार से पहले जल गया फिर वापस आया, यहां पर इस प्रकार से अवनालिका अपर्धन हुआ। तो जो ये बीच का क्षेत्र है मित्रों यहां पर घने जंगल उग जाते हैं, घने जंगलों का निर्माण हो जाता है। और जब यहां पर घने जंगलों का निर्माण हो जाता है तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों बीहड़। क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है मित्रों। अब बात आती है कि बीहड़ जो है ये लगभग कितना है। तो मित्रों जो बीहड़ है ये 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों के अंदर फैला हुआ है मित्रों। और इन जिलों के अंदर फैला हुआ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो इन तीन जिलों के क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों डांग क्षेत्र। क्या कहा जाता है, इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक विस्तार कहां पर है इसका, तो धौलपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, धौलपुर के अंदर है मित्रों बीहड़ का। और करौली को कहा जाता है बीहड़ों की रानी। करौली को बीहड़ों की रानी कहा जाता है मित्रों, बीहड़ों की रानी कहा जाता है। तो ये जो तीन जिले हैं यहां पर सर्वाधिक विस्तार है मित्रों बीहड़ों का। बीहड़ जो है ये जो दास्यु क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है या दास्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। दास्यु का मतलब होता है मित्रों दास्यु का मतलब होता है डाकू डकैत जो होते हैं ये, यानी जो फूलन देवी वगैरह जो थी वो इन्हीं बीहड़ों के अंदर ही निवास किया करते थे। अधिकांश डाकुओं की शरणस्थली भी इनको बोल सकते हैं मित्रों बीहड़ों को। अब जो यहां पर जो डकैत वगैरह निवास करते हैं इन डकैतों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनकी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सहायता करने के लिए कुछ एक कार्यक्रम चलाए गए थे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मित्रों। तो आइए पढ़ लेते हैं वो कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम जो था मित्रों ये चलाया गया था सन 1989 के अंदर, 1989 के अंदर चलाया गया था। और इस कार्यक्रम का नाम था कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
तो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 89 के अंदर शुरू हुआ था मित्रों और लागू 90 के अंदर हुआ था, 90 में। और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये राजस्थान के 8 जिलों में चलाया गया। कितने जिलों में? 8 जिलों में चलाया गया। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो मित्रों चंबल बेसिन। कौन से क्षेत्र में चलाया गया? चंबल बेसिन में चलाया गया। इसी प्रकार से एक 2004 में चलाया गया था डांग कार्यक्रम। 2004 में डांग कार्यक्रम चलाया गया था। यह भी कहां पर चलाया गया? तो ये कार्यक्रम भी चंबल बेसिन में चलाया गया था। तो ये था मित्रों चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन की जो विशेषता थी बीहड़, इसके बारे में पढ़ा हमने। और बीहड़ को यदि परिभाषा देने की कोशिश करें तो परिभाषा यही बनेगी मित्रों कि चंबल बेसिन के अंदर अवनालिका अपर्धन के द्वारा जो कंदरा युक्त क्षेत्र बनता है उसे बीहड़ कहा जाता है। यानी चंबल बेसिन में अवनालिका अपर्धन के द्वारा जो कंदरा युक्त क्षेत्र बनता है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? बीहड़ कहा जाता है। तो ये था आपका चंबल बेसिन की विशेषता। बीहड़ एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं, ढंग से समझना कि चंबल नदी में जब बहाव क्षेत्र अधिक होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जल उफान पर आता है तो ये चारों साइड में निकल जाता है, फिर वापस आता है। जब नदी में जल कम हो जाता है और जब वापस आता है तो अपने साथ कंकड़ मिट्टी वगैरह लेकर के आता है। जब कंकड़ मिट्टी वगैरह लेकर के आता है तो यहाँ पर अपर्धन होता है। इस अपर्धन को अवनालिका अपर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अवनालिका अपर्धन के नाम से जाना जाता है। जब अवनालिका अपर्धन होता है तो जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर घने जंगलों का निर्माण हो जाता है। और जिन घने जंगलों का निर्माण होता है उस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। यहां पर ये जो आकृति बनती है इस आकृति को उत्खात स्थला आकृति कहा जाता है। जो ऊपरी भाग होता है उसे डांग कहा जाता है, निम्न भाग को बागर कहा जाता है। मित्रों जो भूमि है ये दस्यु क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है या दस्यु क्षेत्र कहा जाता है। इसका विस्तार पूछ लिया जाए तो 2800 किलोमीटर। कितना है? 2800 किलोमीटर। कितने जिलों में? 3 जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। सर्वाधिक विस्तार बीहड़ों का कहां पर है? धौलपुर में। करौली को कहा जाता है बीहड़ों की रानी कहा जाता है। इन 3 जिलों के क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन डाकू डकैतों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए गए। पहला 1989 के अंदर जो प्रारंभ हुआ 90 के अंदर, तो पहला था कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 8 जिलों में चलाया गया था चंबल बेसिन के। और फिर सन 2004 में डांग कार्यक्रम चलाया गया और ये भी कौन से क्षेत्र में? चंबल बेसिन में चलाया गया। तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन क्वेश्चनों के आंसर जरूर देना भी। क्वेश्चनों के आंसर जो मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालना। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।